नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टॉपिक नंबर 24 और ये है वन स्थिति रिपोर्ट 2021 का बिहार का। तो बिहार में वन की स्थिति क्या है देखते हैं रिपोर्ट के बारे में। तो ये है भारत एवं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट प्रति 2 वर्षों पर भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा जारी किया जाता है। कि जो रिपोर्ट जारी होती है वो प्रत्येक 2 वर्ष पे आती है और इसके जो जारी होती है वो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। सर्वप्रथम यह 1987 में प्रकाशित की गई थी। यह रिपोर्ट इस श्रृंखला की 17वीं रिपोर्ट है। इस बार जो ये रिपोर्ट है 17वें नंबर की रिपोर्ट है। इसके लिए दूर संवेदी उपग्रह रिसोर्स सैट 2 से प्राप्त आंकड़ों का प्रयोग इसमें किया गया है। अब देखते हैं बिहार में वन आवरण क्या है। तो वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार का वना आवरण जो है वो 7380.79 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। तो ये याद रखिएगा कि जो भी वनावरण है ये राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में वनावरण में 75 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर की वृद्धि दर्ज की गई है, जो लगभग 1.03% है। तो अभी जो क्षेत्रफल है वो 7.84% है और वृद्धि जो 2019 की तुलना में दर्ज हुई है वो एरिया वाइज 75 वर्ग किलोमीटर की हुई है और जो परसेंट वाइज है वो 1.03% है। बिहार में वृक्षा आवरण देखते हैं। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार के 2341 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वृक्षावरण है, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। 2019 के रिपोर्ट की तुलना में वृक्षावरण में 338 किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। बिहार में वनावरण एवं वृक्षावरण देखते हैं। तो जो वनावरण है ये 7381 किलोमीटर क्षेत्रफल में है और परसेंट वाइज ये 7.84% है और ये वृद्धि इसमें जो हुई है वो 75 किलोमीटर स्क्वायर की हुई है। और जो वृक्षावरण है वो 2341 वर्ग किलोमीटर है और परसेंट में 2.48% जो है इसमें प्रतिशत के रूप में है और वृद्धि जो हुई है वो 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इस प्रकार अगर कुल देखा जाए तो कुल जो क्षेत्रफल है वो 9722 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें वनावरण और वृक्षावरण दोनों को शामिल किया गया है और परसेंट में ये 10.32% जो है प्रतिशत के रूप में है और जो टोटल वृद्धि हुई वो 413 किलोमीटर स्क्वायर की वृद्धि हुई है। नोट क्या है, 10% से अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर अधिक क्षेत्रफल वाली वृक्षाच्छादित भूमि को वनाच्छादन माना जाता है। तो वनाच्छादन में क्या होता है, 10% से जो अधिक शिखर घनत्व और 1 हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल वाली जो वृक्षाच्छादित जो भूमि होती है उसी को वनाच्छादन माना जाता है। तो अब देख लेते हैं जिलोवार जो क्षेत्रफल है। जो सबसे अधिक है वो कैमूर जिले में है। यहाँ पे 1051.56 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में है। उसके बाद सेकंड में जो है वो चंपारण है, यहाँ पे 903.34 वर्ग किलोमीटर है और थर्ड पे जो है वो रोहतास है, ये 669.91 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम कहाँ पे है, तो सबसे कम वाले 3 जिले हैं। पहला है शेखपुरा, फिर सेकंड है अरवल और थर्ड है जहानाबाद। शेखपुरा की जो क्षेत्रफल है वो 1.19 वर्ग किलोमीटर है, अरवल का जो है वो 4.14 किलोमीटर है और जहानाबाद का जो है वो 4.43 वर्ग किलोमीटर है। तो और यहाँ पे देखते हैं अब नेक्स्ट कि जिलों के वनावरण जो प्रतिशत के अनुसार है उसमें सबसे अधिक कौन है परसेंट के हिसाब से। तो सबसे अधिक जो है वो कैमूर, देखिए जो सबसे अधिक है वो है कैमूर की। कैमूर में जो प्रतिशत वाइज सबसे अधिक यहाँ पे एरिया है और इसका जो एरिया है वो 31.56% है। सेकंड पे है जमुई, जमुई में है 21.34% है और थर्ड पे है नवादा, नवादा में 20.72% जो है यहाँ पे इतने परसेंट एरिया में वन है। अब देखते हैं जिलों के वनावरण जो प्रतिशत के अनुसार है। इसमें जो सबसे कम है, अभी तो हमने सबसे अधिक देखा, सबसे कम में जो है वो शेखपुरा है, सेकंड फिर बक्सर है, फिर सिवान है। शेखपुरा में 0.17% है, बक्सर में 0.35% और सिवान में भी 0.35% है। 2019 की तुलना में जो वनावरण में वृद्धि दर्ज की गई है वो सर्वाधिक वृद्धि वाले जिले कौन है,
तो सबसे ज़्यादा बांका में दर्ज की गई है। यहाँ पे 16.29% की वृद्धि दर्ज की गई है, 16.29 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। सेकेंड पे जो की गई है वो जमुई में की गई है, यहाँ पे 13.22 वर्ग किलोमीटर में दर्ज किया गया है। और थर्ड पे गया जिला है, जो गया जिला की वृद्धि दर्ज की गई है वो 12.24 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। 2019 की तुलना में जो कमी आई है वनावरण में, वो सर्वाधिक कमी वाले जो जिले हैं वो है कैमूर। कैमूर में माइनस में यहाँ पे चला गया है, तो यहाँ पे -4.83 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है सुपौल में -4.46 वर्ग किलोमीटर है। फिर रोहतास जिला है, रोहतास में -2.32 जो वर्ग किलोमीटर है। यहाँ पे इतने एरिया में कमी दर्ज की गई है। अन्य बिंदु देख लेते हैं। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 किलोमीटर स्क्वायर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्र के 928.80 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। तो ये आपको याद रखना है कि ये वाल्मीकि जो टाइगर रिजर्व है उसके बारे में बता रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 2021 में बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों के अंतर्गत प्रतिशत क्षेत्र 2021 में क्या रहा। तो जो वनों का प्रकार है, जो अति सघन वन है, अति सघन वन वो 70% अधिक शिखर सघनता जिनकी होती है उनको अति सघन वन कहा जाता है। ये 4.5% है, अर्थात 333 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर एरिया में है। सेकेंड पे है ये मध्यम सघन वन, जिनका 40% to 70% शिखर सघनता होती है। ये जो है वो 44.5% अर्थात 8,286 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। और जो खुले वन हैं, खुले वन जो होते हैं वो 10% से 40% इनकी शिखर सघनता होती है। ये 51% अर्थात 3,762 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि जो बहुत घने वन हैं उनका जो क्षेत्रफल है 2019 में वो 333 किलोमीटर था, और अभी वो 2021 में भी सेम 333 किलोमीटर ही है। मध्यम रूप से जो घने वन है वो 2019 में 3,250 किलोमीटर था, यहाँ पे 3,286 किलोमीटर हो गया है, अर्थात यहाँ पे जो 36 किलोमीटर का वो वृद्धि दर्ज किया गया है। और जो खुला वन है वो 3,693 किलोमीटर था, और यहाँ पे 3,762 किलोमीटर 2021 में हो गया, अर्थात यहाँ पे भी वृद्धि दर्ज किया गया है। इस प्रकार अगर हम टोटल देखें जो 2019 में एरिया था वो था 7,306 किलोमीटर, और अभी जो है 2021 में वो 7,381 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार में वनावरण में शीर्ष जिले कौन है। वनावरण में शीर्ष जिले जो बहुत सघन वन है, घने वन, वो सबसे ज़्यादा पश्चिमी चंपारण में है। इसमें जो शीर्ष जिलों का जो क्षेत्रफल है वो 249.34 वर्ग किलोमीटर का है। इसके बाद से मध्यम रूप से घने वन है, ये भी पश्चिमी चंपारण में ही है, और इनका जो एरिया है वो है 548.47 वर्ग किलोमीटर। और जो खुला वन है ये कैमूर जिले में है, और इसका जो एरिया है वो 531.79 वर्ग किलोमीटर। तो ये हमारा टोटल टॉपिक नंबर जो है 24 खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, ये है टॉपिक नंबर 25 जो है बिहार के नए मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसको देखते हैं। तो जो बिहार का नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, इसमें जो नीतीश कुमार हैं वो मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, और जो विभागों का जो नाम है इनके अंतर्गत है सामान्य प्रशासन, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी और निर्वाचन। ये सभी जो है वो नीतीश कुमार जी के अंतर्गत है मुख्यमंत्री। और जो तेजस्वी प्रताप यादव हैं ये उप मुख्यमंत्री हैं, इनके अंतर्गत है पथ निर्माण, नगर विकास एवं आवास और स्वास्थ्य विभाग। थर्ड है विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी के अंतर्गत वित्त है, वाणिज्य कर है और संसदीय कार्य देख रहे हैं। नेक्स्ट है अनीता देवी। अनीता देवी जो है वो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं। और जो चंद्रशेखर हैं वो शिक्षा मंत्री हैं। कुमार सर्वजीत जो है वो कृषि और पर्यटन के मंत्री हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव जो है वो ऊर्जा मंत्री हैं, और शीला कुमारी जो है वो परिवहन मंत्री हैं। समीर कुमार महासेठ जो हैं वो उद्योग मंत्री हैं, और अशोक चौधरी जो हैं वो भवन निर्माण मंत्री हैं, और सुरेंद्र राम जो है वो श्रम संसाधन मंत्री हैं। और नेक्स्ट है श्री आलोक कुमार मेहता, ये जो है ये राजस्व एवं भूमि सुधार और गन्ना उद्योग से संबंधित हैं। नेक्स्ट जो है वो जयंत राज हैं। तो जयंत राज जो है वो लघु जल संसाधन मंत्री हैं, और मदन सहनी जो है वो समाज कल्याण मंत्री हैं। और जो श्रवण कुमार हैं वो ग्रामीण विकास से संबंधित हैं। और संजय कुमार झा
संजय कुमार झा जो है वो जल संसाधन एवं सूचना एवं जनसंपर्क से संबंधित हैं। मुरारी प्रसाद गौतम जो है वो पंचायती राज से संबंधित हैं। और सुरेंद्र प्रसाद यादव जो है वो सहकारिता मंत्रालय से संबंधित हैं। नेक्स्ट है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव जो है वो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन से संबंधित हैं। और लेशी सिंह जो है वो खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित हैं। और सुमित कुमार सिंह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं। नेक्स्ट है सुशील कुमार जो है मद्य निषेध, उत्पादन एवं निबंधन से संबंधित है। नेक्स्ट है जितेंद्र कुमार राय, ये जो है ये कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से संबंधित हैं। और मोहम्मद जमा खान जो हैं वो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। और डॉक्टर रामानंद यादव ये खान एवं भूतत्व मंत्री हैं। और ललित कुमार यादव जो हैं वो लोक स्वास्थ्य और अभिनियंत्रण से संबंधित हैं। और शाहनवाज जो हैं ये आपदा प्रबंधन से हैं। रत्नेश सादा जो हैं वो अनुसूचित जात और जनजाति कल्याण मंत्री हैं। तो ये विभाग थे और उनसे संबंधित मंत्री थे, इनका नाम देख लिए। अब हम देखते हैं टॉपिक नंबर 26 जो है बिहार में हो रहे नए निर्वाचन कार्य। जो नए निर्वाचन कार्य हो रहे हैं जैसे भवन निर्माण विभाग बिहार के द्वार, तो इसकी क्या स्थिति है वो देखते हैं। तो जो निर्माण हो रहा है जैसे बापू टावर का जो निर्माण हो रहा है वो पटना में हो रहा है। इसके अलावा महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का जो निर्माण हो रहा है वो बोधगया में हो रहा है। नेक्स्ट है बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज, इसका निर्माण पटना साहिब में हो रहा है। और माल सलामी कम्युनिटी सेंटर, इसका निर्माण पटना सिटी में किया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण राजगीर में किया जा रहा है। नेक्स्ट है बुद्ध सम्यक दर्शन केंद्र एवं संग्रहालय, इसका जो निर्माण है वो वैशाली में किया जा रहा है। और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी, इसका भी निर्माण पटना में किया जा रहा है। नेक्स्ट है तारामंडल सह विज्ञान संग्रहालय का जो निर्माण है वो दरभंगा में हो रहा है। और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, इसका जो निर्माण है वो पटना में हो रहा है। नेक्स्ट है रीजनल साइंस सेंटर का जो निर्माण हो रहा है वो गया में हो रहा है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टॉपिक नंबर 27। ये बिहार में नए निर्माणाधीन लघु जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में देखते हैं। जो भी निर्माणाधीन है लघु विद्युत परियोजनाएं, जल विद्युत परियोजनाएं हैं ये। तो जो लघु विद्युत परियोजना है जो अमेठी है, अमेठी परियोजना का नाम है अमेठी, और ये जो है ये रोहतास जिले में है। और तेजपुरा परियोजना औरंगाबाद जिले में है। पहरमा योजना रोहतास में है, राजापुर में सुपौल। और मठौली जो योजना है वो पश्चिमी चंपारण में है। रामपुर परियोजना रोहतास में है। नटवार परियोजना रोहतास में चल रही है। सिपाहा परियोजना औरंगाबाद में चल रही है। देहरा परियोजना जो है वो औरंगाबाद में चल रही है। और वलीदाद जो परियोजना है वो अरवल में चल रही है। और बड़वल परियोजना पश्चिमी चंपारण में चल रही है। नोट क्या है, नोट देख लेते हैं। इन सभी निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का कुल क्षमता 9.3 मेगावाट है। बिहार में पहले से भी 13 लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं, जिनसे कुल बिजली उत्पादन का 54.3 मेगावाट उत्पादन हो रहा है। तो ये टॉपिक नंबर 27 कंप्लीट होता है। अब ये टॉपिक है 28। अब 28 नंबर टॉपिक में हम देखते हैं, इसमें जो है बात किया जा रहा है बिहार बजट के बारे में। तो बिहार बजट को हम देख लेते हैं। टॉपिक नंबर 28 बिहार बजट जो 2023-24 का है। तो 28 फरवरी 2023 को बिहार के जो वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, तो ये ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्री हैं विजय कुमार चौधरी, ये 28 फरवरी 2023 को विधानमंडल में वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए, तो ये रकम याद करिएगा, 2,61,885 करोड़ रुपए का इन्होंने बजट पेश किया। ये जो कुल बजट है ये है अच्छा यहाँ पे इनको अंकों में लिखा है। और ये जो बजट है ये पिछले साल के बजट 2022-23 से 24,194 करोड़ रुपए ज़्यादा का बजट है। तो 24,194 करोड़ रुपए का ज़्यादा बजट है। और अभी जो ये बजट है ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें क्या है। इस नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार का जो विकास दर है वो 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। तो जो इसमें विकास दर रहने का अनुमान लगाया गया है वो 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत ये पहला बजट है।
इस बजट में निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। ये लक्ष्य क्या है कि जो राजकोषीय घाटा है उसको 3.0% की सीमा के अंदर रखना है। नेक्स्ट है इसका जो राजस्व घाटा है उसको समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना है। और नेक्स्ट है इसका लक्ष्य कुल बकाया जो ऋण राशि है उसको सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे क्या करना है, कम करना है। और नेक्स्ट है इसमें कि 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है वो जो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 है, इसके अंतर्गत इन लक्ष्यों को रखा गया है जिसे प्राप्त करना है। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट इसमें क्या है कि बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर एवं राजकोषीय घाटा, तो 2023-24 के लिए जो बजट अनुमान है वो जीएसडीपी जो वृद्धि दर है वो 15.24% रखा गया है। और उस समय जो राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है वो 2.98%, अर्थात 25,576 करोड़ रुपए का जो है राजकोषीय घाटा है। 2022-23 में जो बजट अनुमान था वो उसमें वृद्धि दर 10.34% थी और जो राजकोषीय घाटा था वो 3.47% रहने का अनुमान था उस समय पे। उसके बाद से 2021-22 में जो वास्तविक था वो 10.98% और जो घाटा था राजकोषीय घाटा वो 3.78% था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो लगातार जो 3 वित्तीय वर्ष के हैं इनका हमने तुलना भी देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वर्ष 2021-22 में बिहार के आर्थिक वृद्धि दर 10.98% रही। ये 21-22 की बात कर रहा है, जो राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% अधिक है। और इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही और विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर वो 6% रहा। तो आप देख सकते हैं जो उसमें बिहार का था वो 10.98% था, जो देश की जो वृद्धि दर है उससे 2.28% अधिक था और जो विश्व का जो औसत वृद्धि दर है वो 6% रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का तीसरा स्थान रहा है। तो आर्थिक विकास में पूरे देश में बिहार ने तीसरा स्थान प्राप्त किया था 21-22 में। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट, पिछले वित्तीय वर्ष से 10.17% बढ़ा बजट का आकार। तो अभी जो बजट का आकार है वो बजट आकार है वो 2.37 लाख करोड़ है 22-23 में और 23-24 में इसको 2.61 लाख करोड़ रुपए का बजट कर दिया गया है। और जो योजनागत खर्च हैं जो मद हैं उसमें 1,230 करोड़ रुपए का था, जो 2023-24 में उसको 1,29 करोड़ रुपए का कर दिया गया है। और जो गैर योजना मद है उसमें 1,37,460 करोड़ रुपए था, जिसको बाद में 1,61,855 करोड़ रुपए कर दिया गया है 23-24 में। तो जो कुल करोड़ रुपए हैं बजट का, ये टोटल जितने जो बजट है वो 2,61,885 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया गया है। इसमें जो कुल व्यय होगा तो इसमें 2,61,885 करोड़ रुपए व्यय होगा, जिसमें से जो राजस्व व्यय होगा वो 2,07,848 करोड़ रुपए होगा, अर्थात ये कुल व्यय का 79.37% होगा। और जो पूंजीगत व्यय है वो 54,037 करोड़ रुपए का होगा और इसमें कुल व्यय का 20.63% रखा गया है। और जो कुल प्राप्तियों का अनुमान है वो भी देख लेते हैं। तो जो कुल प्राप्तियां हुई हैं वो 2,62,85.41 करोड़ रुपए हुई हैं, जिसमें से जो राजस्व प्राप्तियां हुई हैं वो 2,12,326.97 करोड़ रुपए की हुई है, अर्थात ये कुल प्राप्ति का 81.01% है। और जो पूंजीगत प्राप्तियां हुई हैं वो 49,758.44 करोड़ रुपए की हुई हैं, ये कुल प्राप्ति का 18.99% है। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख लीजिए रुपया कहाँ से आता है, ये ग्राफ है। तो जो सबसे अधिक रुपया आता है वो आता है केंद्रीय करों के में राज्य का जो अंश है, यहाँ से सर्वाधिक रुपया आता है। यहाँ से 39.20% इनको प्राप्त होता है। अगर टोटल 100 रुपये है तो 100 रुपये में से 39.20 रुपये तो सिर्फ केंद्रीय करों में प्राप्त हो जाता है। सेकेंड स्थान पे जो इनका आता है वो आता है सेकेंड स्थान पे इनका आता है राज्य सरकार के जो भी कर राजस्व होते हैं, ये 18.96% का होता है। थर्ड पे जो इनको प्राप्त होता है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया, एक मिनट,
देखिए जो सेकेंड स्थान पे है, पहले पे तो केंद्रीय करों में राज्य का अंश जो प्राप्त हो रहा है वो वहां से मिल रहा है। सेकेंड पे इनको केंद्र से जो सहायता अनुदान प्राप्त हो रहा है ये 20.37% प्राप्त हो रहा है। और थर्ड पे ये राज्य सरकार के जो भी कर राजस्व प्राप्त हो रहे हैं वो है। फोर्थ नंबर पे इनको लोक ऋण प्राप्त हो रहा है जो 18.82% का है। इसके बाद से यहाँ पे राज्य सरकार का भिन्न राजस्व है जो 2.48% का प्राप्त हो रहा है। इसके बाद जो ऋणों की वसूली हो रही है 0.16%। तो ये रुपया था, जो रुपया कहाँ से आ रहा है। अब हम देख रहे हैं रुपया कहाँ जाता है। तो जितना रुपया है वो सर्वाधिक रुपया जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे जो सर्वाधिक रुपया जा रहा है वो सामाजिक सेवाओं में जा रहा है। इसमें तो 38.14% तो केवल रुपया सामाजिक सेवाओं के लिए ही चला जा रहा है टोटल का। उसके बाद से जो जा रहा है वो जा रहा है जो सामान्य सेवाएं दी जा रही हैं उसमें 28.38% चला जा रहा है। इसके बाद से जो आर्थिक सेवाएं हैं उसमें जा रहा है, इसमें 24.01% जा रहा है। इसके बाद से जो लोक व्यय हो रहा है उसमें खर्च हो रहा है 9% के अराउंड। उसके बाद से जो खर्च हो रहा है वो ऋण और जो पेशगियां हैं उसमें जा रहा है 0.47%। उसके बाद से जो सहायता और अंशदान दिए जा रहे हैं उसमें 0.01% जा रहा है। तो ये थी रुपए की स्थिति कि रुपया कहाँ से आ रहा है और रुपया कहाँ पे जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल के दिए गए बजट भाषण 2023-24 के अनुसार बिहार के विकास के लिए 10 प्राथमिक सूत्र तय किए गए हैं। तो इन्होंने 10 प्राथमिक सूत्र बताए हैं, देखते हैं जो निम्न है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो 10 सूत्र हैं उसमें पहला सूत्र है कि युवा एवं रोजगार। तो ये 10 सूत्र है, पहला उसमें है युवा एवं रोजगार। उसमें क्या होगा कि स्वरोजगार की ओर को बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। सेकंड जो है वो अनवरत महिला सशक्तिकरण, इसमें स्वयं सहायता समूहों से उनकी मजबूती की जाएगी। थर्ड जो सूत्र है वो है अल्पसंख्यक कल्याण, उनके उत्थान के लिए कई योजनाएं लॉन्च की जाएंगी। फोर्थ जो है वो स्वास्थ्य प्रक्षेत्र है, इसमें हर गांव तक बेहतर सुविधा पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। फिफ्थ नंबर का जो है वो पुलिस का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण किया जाएगा, इसमें नई नई तकनीकों पर जोर दिया जाएगा। सिक्स जो है वो कृषि एवं ग्रामीण विकास से संबंधित है, इसमें चौथे कृषि रोड मैप की तैयारी की गई है। नेक्स्ट जो है 7 नंबर का वो है हरित विकास, इसमें कई स्तरों पर किए जा रहे हैं प्रयास हरित विकास में। और नेक्स्ट है 8 नंबर का आधारभूत संरचना, तो गाँव को शहरों से जोड़ने का काम इसमें किया जाएगा। और जो 9वां सूत्र है वो है औद्योगिक विकास, इसमें निवेश सुगम बनाने के प्रयास किए जाएंगे। और जो लास्ट है 10वां वो शहरी विकास है, इसमें राष्ट्रीय मानक के अनुरूप इसमें तैयारी की जाएगी। अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के लिए प्राथमिकता निम्न रूप में रखी गई है। तो किन किन रूपों में प्राथमिकता रखी गई है जो भी हमने देखे हैं, जो 10 सूत्र हैं। तो पहला था युवा एवं रोजगार, इसमें बिहार की जो 32% से अधिक आबादी युवाओं की है। ये ध्यान रखिएगा बिहार में जो है वो 32% से अधिक युवा हैं, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 23-24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि राज्य सरकार के कुल व्यय में विकासात्मक जो व्यय है उसका हिस्सा 2019-20 के 66% से बढ़ करके 2021-22 में 69.4% हो गया है। तो जो राज्य सरकार का विकासात्मक व्यय है अभी वो वर्तमान में बढ़ करके 69.4% का हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं कि नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा कई नई स्टार्टअप नीति 2022 लागू की गई है। इस नीति के अंतर्गत क्या होगा, 10 लाख रुपए तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं के मामले में 5% अधिक और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग के मामले में 15% तक अधिक का प्रावधान किया गया है। और इस स्टार्टअप नीति में क्या किया गया है, हाँ तो अब हमने देखा यहाँ पे क्या है कि इनको पैसे दिए जा रहे हैं इतने % का कि ये कोई भी नया स्टार्टअप स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि राज्य के प्रत्येक ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा कि ये ITI में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। सेकंड जो सूत्र था वो था अनवरत महिला सशक्तिकरण। इसमें जो 7 निश्चय 2 के अव्यय हैं, सशक्त महिला, सक्षम महिला,
को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 23-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसमें बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका महिला को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से चर्चा। तो जो योजना है वो है मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन जो राशि है वो 1 लाख यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण होने पर दिया जाएगा। तो जो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत क्या होगा कि जो भी यूपीएससी की परीक्षा अगर अगर आप क्वालिफाई कर ले रहे हो तो सरकार आपको 1 लाख रुपए देगी, और अगर आप बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण कर रहे हो तो सरकार आपको 50,000 रुपए इनाम के रूप में देगी, प्रोत्साहन राशि। सेकेंड है मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना। इसमें जो है वो 25,000 रुपए अविवाहित बालिकाओं को दिया जाएगा, जो बालिका है अगर वो इंटरमीडिएट पास कर रही है। नेक्स्ट है योजना मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना। अगर कोई महिला ग्रेजुएशन कर रही है तो उसको 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना प्रति छात्रा। इसमें 10,000 मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी आने पर 10,000 रुपए प्राप्त किए जाएंगे प्रत्येक बालिका को। और नेक्स्ट है मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। तो ये जो मेधावृत्ति योजना है इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो 10,000 मैट्रिक परीक्षा में पास होने पर और 8,000 जो है वो मैट्रिक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में पास होने पर पैसे दिए जाएंगे। अर्थात जो भी एससी और एसटी की महिलाएं हैं या जो भी एससी एसटी हैं अगर वो 10th पास कर रहे हैं फर्स्ट डिवीजन में तो उनको 10,000 मिलेगा, अगर सेकेंड आ रहे हैं तो उनको 8,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और नेक्स्ट है जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास पर नजीर बन चुकी है। बिहार बजट जो 23-24 है इनके अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30 लाख से अधिक महिलाओं को इन समूहों से जोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसमें कि पंचायती राज संस्थाओं में 2006 में, नए नगर निकायों में 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान जो है वो किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग में समन्वय कर 519 जीविका दीदियों ने दीदी की नर्सरी पौधशालाएं विकसित किया गया है। और अब थर्ड देखते हैं, थर्ड जो सूत्र है वो अल्पसंख्यक कल्याण है। तो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए क्या किया गया है कि जो तलाकशुदा या परित्यक्ता मुस्लिम महिला सहायता योजनागत सहायता राशि जो है वो 10,000 रुपए से बढ़ाकर ये 25,000 रुपए कर दिया गया है। जो भी तलाकशुदा स्त्री है उसके पति ने उसको छोड़ दिया है तो उनके लिए जो सरकार है वो पहले 10,000 रुपए मिलता था, अब बढ़ा करके उसको 25,000 रुपए कर दिया गया है। बिहार बजट 23-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय होगा जिसमें पूरी हॉस्टल फैसिलिटीज होती हैं। हाँ, अब सूत्र नंबर 4 देखते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या किया गया है। तो 7 निश्चय 2 अवयव जो है वो सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। इसमें जो बिहार बजट 23-24 है उसके अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। अर्थात जो टीबी है ये 2025 तक बिहार से खत्म हो जाएगी। और जो बिहार बजट 23-24 है इसके तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना है वो बिहार बजट 23-24 के तहत की जाएगी। इस विश्वविद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में इसके लिए जगह उपलब्ध कराया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राज्य के 9 जिलों पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई, सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इसके साथ साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर, बेगूसराय का निर्माण हेतु कार्रवाई की जा रही है। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नयन हेतु इनको स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट देखते हैं, इस बजट के अनुसार रहुई जो नालंदा में है राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है।
राज्य के 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5-5 स्वास्थ्य उप केंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं क्या है। ऑक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडॉर्प्शन जो होता है पीएसए वो संयंत्र अधिष्ठापित किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर। जो 5 नंबर सूत्र है वो है पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। पुलिस बल का आधुनिकीकरण एवं कानून व्यवस्था का ढांचागत सुदृढ़ीकरण करने के लिए पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% जो पद हैं वो आरक्षित किए गए हैं। इसके लिए क्या होगा कि राज्य सरकार जो होगा वो महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है पुलिस को आधुनिक तकनीकी से लैस किया जाएगा और प्रत्येक थाना में सीसीटीवी सीसीटीएनएस स्थापित होंगे और सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर की भी स्थापना की जाएगी। इसका जो 6 सूत्र है वो है कृषि एवं ग्रामीण विकास। तो इसमें राज्य सरकार 7 निश्चय 2 के अवयव हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गांव समृद्ध गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोड मैप कार्यक्रम के कार्यान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे राज्य को जो है 5 कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है, जो देख लेते हैं। तो जो 17-18 में मिला था वो गेहूं के उत्पादकता में उल्लेखनीय उपलब्धि के लिए, और 16-17 में मक्का मोटे अनाज के लिए मिला था। 15-16 में जो मिला था वो भी मक्का मोटे अनाज के लिए था, और 12-13 में गेहूं के लिए था, और 11-12 में उनको चावल के लिए जो कृषि कर्मण अवार्ड है वो दिए गए थे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। चतुर्थ जो कृषि रोड मैप में दलहन एवं तिलहन तथा पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। तो ये जो 4th कृषि रोड मैप है ये 2028 तक के लिए है, और इसमें जो है 4th में दलहन तिलहन पोषक अनाज को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 2008 में प्रथम कृषि रोड मैप को लागू किया गया था। जो फर्स्ट कृषि रोड मैप आया था 2008 में आया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा इस बजट में की गई है कि जो भी गैर कृषि योग्य जो बंजर भूमि है वहां पे नींबू घास की खेती की जाएगी। इसके लिए जो है लोगों को गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराएगी। नेक्स्ट है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई के अंतर्गत 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। मिलेट को खेती बढ़ावा देने के लिए जो है वो बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इस बजट में स्वास्थ्यवर्धक अनाज जैसे मड़ुआ कोदो सांवा कौनी इत्यादि के उत्पादन पर जोर दिया गया है। इन सभी को श्री अन्न की भी संज्ञा दी जाती है। तो ये सारे क्या होते हैं, स्वास्थ्यवर्धक अनाज हैं, तो इनके उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। और नेक्स्ट पॉइंट है जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने हेतु कुंडा घाट जलाशय योजना का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। तो जो कुंडा घाट जलाशय योजना है इसका जो निर्माण है वो जमुई जिला के सिकंदरा प्रखंड के अंतर्गत बहुआर नदी पर किया जा रहा है। इससे वहाँ के जो सूखाग्रस्त क्षेत्र है उनकी सिंचाई सुविधाएं जो है वो प्रदान की जाएंगी इससे। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत कृषि कार्य हेतु 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली जो है वो उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसमें जो है 70 पैसे प्रति यूनिट की दर पर किसानों को बिजली उत्पन्न होगी, दी जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं इसका सूत्र है 7 नंबर का, वो है हरित विकास। इसके तहत क्या होगा कि बिहार को हरित और स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार कर दिनांक 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत जो है वो किया गया है। तो जो जल जीवन हरियाली अभियान है इसका जो प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2019 से किया गया है।
इसमें वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात राज्य में हरित आवरण मात्र 9% था। इसे बढ़ाने के लिए, ये जो हरित आवरण, इसको बढ़ाने के लिए 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है, ये ध्यान रखिएगा। और जो हरित आवरण को बढ़ाने हेतु कृषि रोड मैप जो 2 है 12-17 में कुल 18.47 करोड़ एवं कृषि रोड मैप 3 में जो 2017 से 23 तक का था, इसमें 16.10 करोड़ बिहार में वृक्षारोपण में खर्च जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत कुल 4.2 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 2022-23 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधरोपण किया जा चुका है। तो भी इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का जो हरित आवरण है वो 15% हो गया है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो हरित आवरण वो 15% हो गया है और इससे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अभी जो 23-24 में 15% है, उसको आगे बढ़ाने में 17% का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। वर्ष जो 23-24 में राज्य सरकार द्वारा 3 करोड़ वन विभाग एवं मनरेगा के तहत पौधों के वृक्षारोपण का लक्ष्य जो है रखा गया है कि हम 3 करोड़ जो पौधे हैं 2024 तक हम उनको रोपित कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 2023-24 में जीविका दीदियों एवं किसानों द्वारा कुल 500 पौधशालाओं में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराए जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट का प्रावधान दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि जो सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा जो लखीसराय में है और पिरपैंती जो भागलपुर में है सौर ऊर्जा परियोजना का लगाया जा रहा है। तो जो कजरा सौर ऊर्जा परियोजना है वो लखीसराय में लगाई जा रही है और जो पिरपौती जो सौर ऊर्जा परियोजना है वो भागलपुर में लगाई जा रही है। ये जो दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट कजरा और 250 मेगावाट जो है वो कजरा से होगा और पिपरौती से 200, तो टोटल 450 मेगावाट हुआ की क्षमता की सौर परियोजना लगाई जा रही है। इन दोनों स्थानों से जो है 450 मेगावाट का जो है ऊर्जा परियोजना लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है नीचे मछली ऊपर बिजली, ये योजना है नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक क्षमता का तथा सुपौल जिले में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का फ्लोटिंग सोलर पावर, ये जो फ्लोटिंग सोलर पावर है इसका निर्माण कार्य पूरा कर ऊर्ध्वान्वित कर दिया गया है। तो ये जो योजना है ये याद रखिएगा, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तहत भौतिकी प्रतिमान केंद्र फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के वीरपुर में की जा रही है। तो ये भूमि जल संरक्षण के लिए है योजना और यह केंद्र सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्ट संस्थान होने वाला है और इससे बिहार में जो भी बाढ़ प्रबंधन है उसकी सहायता करने में मदद मिलेगी, उसको मैनेज किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि बिहार बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंडल द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फाल्गु नदी पर निर्मित जो रबर डैम है उसको CBIP अवार्ड 2022 प्रदान करने की घोषणा जो है वो की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो गांगेय डॉल्फिन को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए कहाँ पे, पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। जो राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना हो रही है ये पटना में हो रही है। इसमें भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा को विक्रमशिला गंगेय डॉल्फिन आश्रयणी घोषित किया गया है। 5 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार द्वारा गंगेय डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। तो याद रखिएगा 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे भी मनाते हैं। तब से प्रत्येक 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस के एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है तिलका मांझी विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया
तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गंगे डॉल्फिन की जो संख्या है वो 1464 पाई गई है, जो भारत के कुल गंगे डॉल्फिन की संख्या की क्या है, आधी है। नेक्स्ट इसमें 8 नंबर देखते हैं, जो इसका 8वां सूत्र है वो है आधारभूत संरचना। अस्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। 7 निश्चय 2 के अवयव सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023-24 बजट में प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण करने का जो है वो लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें जो भी मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किया गया है, इसके तहत जो भी निजी उद्यमियों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50% या अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो है वो पटना मेट्रो के लिए किया गया है। बिहार में 17 नए इथेनॉल इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। तो 8वां सूत्र खत्म हुआ। नेक्स्ट है 9 नंबर सूत्र जो है औद्योगिक विकास से संबंधित। इसमें इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया देश का पहला ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला जो ग्रीन फील्ड इथेनॉल प्लांट है वो पूर्णिया में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी बाटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। और पटना के तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दी गई है। ये जो खादी मॉल होगा ये पटना के तर्ज पर होगा और ये स्थापना कहाँ पे हो रहा है, तो ये मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें 6 रोपवे परियोजना में गया में प्रेतशिला पर्वत, डुंगेसरी पर्वत तथा ब्रह्मयोगी पर्वत, जहानाबाद में वड़ावर पर्वत, कैमूर में मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास में रोहतासगढ़ किला का कार्य जो है वो आरंभ कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, गया जिले के डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन किया जाएगा। तो ये जो भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति, इसका अधिष्ठापन कहाँ पे किया जाएगा, तो गया जिले में डुंगेश्वरी पर्वत पर किया जाएगा। अब इसका देखते हैं सूत्र नंबर 10 जो शहरी विकास से संबंधित है। इसमें क्या कर रही है सरकार, तो इसमें जो राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अवयव हैं, स्वच्छ शहर विकसित शहर, इसको भी शामिल किया गया है। ये 2023 के बजट में इसको प्राथमिकता दी गई है। इसमें सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रेटिंग प्राप्त हुआ है। किसको, सुपौल को, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट जो है वो सर्टिफाइड जो है घोषित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकायों में जैसे हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानपुर को टॉप 10 रैंकिंग में स्थान प्राप्त हुआ है। तो टॉप 10 रैंकिंग में कौन है, हाजीपुर है, बक्सर है, जमालपुर है और सुल्तानगंज है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सभी शहरों में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा, जिसमें शहर में जल जमाव की समस्या जो होगी वो खत्म हो जाएगी इस स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम से। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि विभिन्न स्तर के आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया है कि सभी जो भी विभिन्न स्तर हैं वहां पे सभी नगर निकायों में क्या होगा, सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में वृद्ध जनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जा रही है। सभी 38 जिलों में जो है वो वृद्धाश्रम की व्यवस्था की जा रही है। नेक्स्ट है जो देखते हैं बिहार बजट 2023-24 से संबंधित अन्य तथ्य हैं, उन पे नजर डाल लेते हैं। तो बिहार बजट जो 23-24 के अनुसार 21-22 में अर्थव्यवस्था के जो आकार था 6.75 लाख करोड़ के सूची में बिहार का स्थान देश में 14वें स्थान पर था। अभी जो है वो 23-24 का जो बजट है इसमें 14वें स्थान पर आ गया है बिहार का जो राजस्व संग्रह है वो कुल कर प्राप्ति का 2021-22 में 18.7% हो गया, जहां वित्तीय वर्ष 19-20 में कुल प्राप्ति का 15.2% था। मतलब यहाँ पे भी जो उनका प्राप्ति परसेंट है वो बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021-22 में बिहार का जो राजस्व घाटा 422 करोड़ रुपए पर आ गया। और नेक्स्ट पॉइंट है बिहार बजट का जो 23-24 के अनुसार राज्य में शिशु मृत्यु दर 2020 में मात्र 27 पर आ गई, जहां अभी भी राष्ट्रीय औसत जो है वो 28 है।
शिशु मृत्यु दर 2020 में। और अर्थात जो बिहार में शिशु मृत्यु दर है वो औसत से भी 0.1 कम हो चुका है। ये ध्यान रखने की बात है। जो भी राष्ट्रीय है वो 28 है, लेकिन बिहार का जो है 27 पर आ गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 21-22 में प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों का नामांकन जो है वो 2.14 करोड़ रहा है, जो 1 से 8 तक के बच्चों का जो नामांकन है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2021-22 पर प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों का सकल नामांकन जो अनुपात है वो 96.2% था, जिसमें लड़कियों का यह अनुपात 97.4% रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि जो 97.4% जो पहले इतना था अभी वो बढ़ा है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार बजट भाषण के अनुसार बिहार के कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का अनुकरण केंद्र सरकार द्वारा किया गया है, जैसे हर घर नल का जल योजना सितंबर 2016 में जो प्रारंभ किया गया था, इसके तहत जल जीवन मिशन अगस्त 2019 का, जीविका अक्टूबर 2007 में के तर्ज पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदयाल अंत्योदय योजना का प्रारंभ किया गया है। और नेक्स्ट योजना जो हर घर बिजली योजना, ये बिहार में 2019 में चालू हुई थी। इसके आधार पर केंद्र सरकार ने सौभाग्य प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 प्रारंभ किया है। और जो जल जीवन हरियाली योजना अक्टूबर 2019 के अनुरूप अमृत सरोवर योजना 2022 ये प्रारंभ किया गया है। ये कुछ जैसी योजनाएं थी जिनको क्या कहते हैं, बिहार बजट के अनुसार जो भी ये महत्वाकांक्षी योजनाएं थी जिनका अनुकरण जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बिहार कृषि विभाग के अनुसार राज्य की 76% जो आबादी है वो कृषि कार्यों पर आश्रित है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, राज्य में बागवानी विकास के लिए वर्ष 2022-23 में 2292 हेक्टेयर में फलदार वृक्षों के नए बगीचों की स्थापना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य सरकार द्वारा गंगा नदी के दोनों किनारों के जिलों में जैविक कॉरिडोर की स्थापना के लिए 188 किसान उत्पादक संगठन बनाया गया है। और वर्ष 2022 से 22 में 186 किसान उत्पादक संगठन के 17,292 एकड़ जो रकबा है उसको जैविक प्रमाणीकरण का प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं क्या है। कृषि अनुसंधान शिक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कृषि अभिनियंत्रण महाविद्यालय आरा, कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय सबौर एवं कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय पटना की स्वीकृति जो है इसको प्रदान की गई है। जलवायु परिवर्तन के कारण राज्य के जो प्रमुख कृषि उत्पाद धान एवं गेहूं पर हो रहे कुप्रभाव को देखते हुए राज्य में जो फसल विविधीकरण है उसको बढ़ावा देने के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन की जो है स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि राज्य में बागवानी के विकास के तहत मखाना एवं मधु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किए जाएंगे। नेक्स्ट है, पशुओं में नस्ल सुधार कार्यक्रम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ये जो NDDB की है, ये जो भी दुधारू पशुएं हैं उनमें नस्ल सुधार के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तकनीकी सहयोग से मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजन सीमेन स्टेशन, ये मरंगा पूर्णिया में नया फ्रोजन सीमेन स्टेशन स्थापित किया गया है। कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम के तहत 22-23 में अब तक 30 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान जो है वो किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 7 निश्चय 2 के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2024-25 तक 4 वर्षों में 7,000 गांवों को दुग्ध सहकारी समितियों से आच्छादित किया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है, देसी गोवंश के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान की जो है वो स्थापना की जाएगी। और बाढ़ की समस्या से निजात बनाने के लिए सीतामढ़ी जिला के मृत नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। जो सीतामढ़ी की मृत नदियां हैं उनको पुनर्जीवित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के तहत वर्ष 21-22 से 2025-26 तक बिहार राज्य की त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए टाइड एवं अनटाइड के रूप में भारत सरकार से कुल 19,561 करोड़ रुपए अनुदान की राशि प्राप्त होगी, जिसे जो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषदों के बीच क्रमशः 70
अनुपात 15 के अनुपात में जो है उपलब्ध कराया जाएगा। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि मनरेगा के तहत जो 22-23 के लिए स्वीकृत 25 करोड़ मानव दिवस के लक्ष्य के विरुद्ध जनवरी 2023 तक कुल 19.68 करोड़ मानव दिवस सृजित किया गया है, जिसमें महिलाओं तथा अनुसूचित जाति की जो भागीदारी है वो क्रमशः 56.78% एवं 17.98% रही है। नेक्स्ट देखते हैं लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान द्वितीय चरण। इसके अंतर्गत ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियान्वयन द्वारा सभी गांवों को ओडीएफ प्लस गांव बनाया जाना लक्षित है। इसके 3 चरण जो है वो क्रमशः हैं। पहला है उदयमान और एस्पायरिंग, सेकंड है उज्जवल राइजिंग एवं थर्ड है उत्कृष्ट मॉडल। और इस अभियान के अंतर्गत क्या होगा कि 23-24 में लगभग 3,65,000 नए परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य है एवं 15 जिलों में एक प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण इकाई की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहार बजट 23-24 के अनुसार राज्य के 6 शहरों मुजफ्फरपुर नगर निगम, बिहार शरीफ नगर निगम, मुंगेर नगर निगम, राजगीर नगर पंचायत, बोधगया नगर पंचायत एवं सुपौल नगर परिषद को मॉडल ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के मानक के रूप में विकसित किया जा रहा है। कि जो 6 शहर हैं यहाँ के जो नगर निगम और नगर पंचायत इनको मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है बिहार बजट 2023-24 के अनुसार वर्तमान बिहार में 19 नगर निगम, 88 नगर परिषद एवं 154 नगर पंचायत कार्यरत हैं। ये ध्यान रखिएगा 2023-24 के अनुसार जो है बजट में 19 जो है नगर निगम है, 88 नगर परिषद है और 154 जो है वो नगर पंचायत कार्यरत हैं। मोक्षधाम जो परियोजना है, मोक्षधाम परियोजना के प्रथम चरण में बिहार के 35 जिला मुख्यालय में सौदागृह का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट है पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा दक्षिणी बिहार के जिलों में जल संग्रहण हेतु गारलैंड ट्रेंचिंग योजना की शुरुआत की गई है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका पश्चिमी चंपारण के मंगुराहा प्रक्षेत्र में गज परियोजना के तहत एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर की स्थापना किया गया है। राज्य में वानिकी शिक्षा हेतु मुंगेर जिला में वानिकी विश्वविद्यालय निर्माण कराया जा रहा है। वानिकी शिक्षा के लिए मुंगेर में जो है वो वानिकी विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट है इसमें राज्य के लिए जलवायु अनुकूलन एवं न्यून कार्बन मार्ग की कार्यनीति के लिए यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी के साथ बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के द्वारा समझौता किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जलवायु के लिए किया गया है। यूएनईपी के साथ जो है वो बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण जो है वो समझौता कर रही है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट वित्त वर्ष 2023-24 में राजस्व अधिशेष 4,479 करोड़ रुपया और जीएसडीपी का 0.5% होने का अनुमान है। बजट जो 2023-24 में शिक्षा पर सबसे ज्यादा खर्च करने की घोषणा हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा खर्च किस में करने की घोषणा हुई है, तो शिक्षा पर की गई है। नेक्स्ट है इसमें 50 मॉडल स्कूलों में आईआईटी पटना के सहयोग से मॉडल विज्ञान प्रयोगशाला बनाया जाएगा। और नेक्स्ट है बिहार राज्य के कक्षा 1 से 5 के बच्चों में निर्धारित दक्षता के लिए भारत निपुण बिहार कार्यक्रम का कार्यान्वयन जो है वो प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है पटना से बिहटा अंचल में नया पाटली बस स्टैंड का जो है निर्माण होगा। और 7 निश्चय पार्ट 2 पर 5,000 करोड़ खर्च करने की घोषणा की गई है। और बिहार के प्रमुख विभाग हैं जिनका बजटीय वितरण है, इसको देख लेते हैं। तो जो शिक्षा पर बजट किया जा रहा है खर्च, तो ये शिक्षा पे अभी हमने देखा कि सर्वाधिक जो रुपया खर्च हो रहा है वो शिक्षा पे किया जाएगा। तो इसमें कुल बजट का 15.4% जो है वो शिक्षा पे खर्च होगा। ये जो टोटल मद आवंटन है ये जो है वो 22.20% जो है टोटल मद आवंटन का है। स्वास्थ्य पे सेकंड पे खर्च हो रहा है, इसमें 6.48% खर्च किया जाएगा। और इसके लिए जो मद है वो 7.12% है। थर्ड पे जो है वो ग्रामीण विकास पे खर्च हो रहा है, इसमें 5.9% खर्च किया जा रहा है। और नेक्स्ट जो है वो समाज कल्याण पे खर्च किया जा रहा है, इसमें जो 3.14% खर्च किया जा रहा है। उसके बाद से कृषि पे खर्च किया जा रहा है, इसमें कुल बजट का 1.39% जो है वो कृषि पर खर्च किया जा रहा है। ये है वर्ष 2022-23 में बिहार में चलाए गए महत्वपूर्ण अभियान। तो जो भी 22-23 में महत्वपूर्ण अभियान चलाए गए हैं उन अभियानों को देखते हैं।
तो पहला अभियान है मेरा शहर मेरी जवाबदेही। ये जो अभियान है ये पटना नगर निगम के द्वारा इसको चलाया गया है और इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? तो जो पटना नगर निगम टीम द्वारा घर घर जाकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया है। इसके माध्यम से इसे 15 जुलाई से 25 जुलाई तक यह जागरूकता अभियान चलाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मेरा शहर मेरी जवाबदेही है ये पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया अभियान है। नेक्स्ट अभियान है चकाचक अभियान। तो जो चकाचक अभियान है ये भी पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। इसमें बाजारों में गीला और सूखा कचरा अलग अलग करने के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें जो भी बाजार होंगे उसमें गीला और सूखा कचरे को अलग अलग रखने की व्यवस्था इस अभियान के तरह उनको जागरूकता फैलाई गई है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है नगर निगम स्वच्छता परिक्रमा अभियान। ये भी पटना नगर निगम के द्वारा चलाया गया है। इसमें घर घर वाहन से कचरा उठाने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पटना नगर निगम द्वारा स्वच्छता परिक्रमा अभियान चलाया गया है। इसमें जो वाहन है वो घर घर जाकर के कचरे को उठाएगी। नेक्स्ट जो अभियान है वो है खरीफ महाअभियान 2023। यह कृषि विभाग के द्वारा चलाया गया है। इसमें किसानों को जागरूक करने के लिए मुख्यमंत्री सचिवालय से नीतीश कुमार ने 36 रथ को रवाना किया है। तो कितने रथ को रवाना किया है? 36 रथ को रवाना किया है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है मिशन गुणवत्ता अभियान। ये जो अभियान चलाया गया है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाया गया है। इसमें राज्य के जिला अस्पतालों में चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर करना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है मिशन 60। इसको जो है स्वास्थ्य विभाग ने इसे भी चलाया है। इसमें जो है वो बिहार के जिला अस्पतालों का रंग रोगन एवं जीर्णोद्धार इसका करना लक्ष्य है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है स्त्री अभियान। स्त्री अभियान को महिला कांग्रेस के द्वारा चलाया गया है। इसमें महिलाओं को कानूनी व चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है जल जीवन हरियाली अभियान। इसको ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। इस अभियान को 22-23 से 24-25 तक विस्तारीकरण की स्वीकृति मिल गई है और इस योजना के तहत 5 चीजों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वो 5 चीजें क्या हैं? तालाबों पर आहार पाइप, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पौधे लगाना और कुओं का निर्माण करना। इन 5 चीजों पे जो है वो ध्यान केंद्रित किया गया है जल हरियाली अभियान के तहत। नेक्स्ट जो अभियान है वो है सास बहू बेटी अभियान। तो ये जो सास बहू बेटी अभियान है ये स्वास्थ्य विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें जो है जनसंख्या को स्थिर करने और परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए अभियान प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट जो अभियान है वो है जन सुराज अभियान। जन सुराज अभियान जो है वो चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए जन समर्थन प्राप्त करना है। ये जो अभियान का नाम है वो जन सुराज अभियान है। नेक्स्ट जो है वो समाज सुधार अभियान है। इस समाज सुधार अभियान को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रारंभ किया है। इसमें क्या है कि 22 दिसंबर 2021 को मोतिहारी से प्रारंभ किया है। इसको कहाँ से? मोतिहारी से प्रारंभ किया है और इसमें नशा मुक्ति, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। नेक्स्ट जो अभियान है वो रबी महाअभियान है। ये कृषि विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें रबी मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने हेतु इस अभियान को प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण। तो अभी हम देखते हैं टॉपिक नंबर 30। ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है। चलिए इसको देख लेते हैं। ये जो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है ये 27 फरवरी 2023 को बिहार के जो वित्त मंत्री है विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्य का 17वां आर्थिक सर्वेक्षण अभियान 2022-23 पेश किया। इस आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में बांट कर पेश किया गया है। तो देख लेते हैं इसका जो पहला अध्याय है वो क्या है। अध्याय 1 जो है वो बिहार की अर्थव्यवस्था एवं अवलोकन है। तो इसमें क्या है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार का जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर मूल्य पर कितना प्रतिशत बढ़ा? तो वो 10.98% बढ़ा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बिहार का GSDP है वो स्थिर मूल्य पर 10.98% बढ़ा है। नेक्स्ट है इसमें देश के सभी राज्यों के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर आंध्र प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ऊंची रही। अर्थात जो सबसे फर्स्ट पे रही वो आंध्र प्रदेश की रही, उसके बाद से जो रही वो राजस्थान की रही और थर्ड नंबर पे जो रही वो बिहार राज्य की रही। ये ध्यान रखिएगा, वो बिहार राज्य की रही। यहाँ पे कुछ चार्ट है उसको देख लेते हैं। इसमें क्या है कि वर्ष 2021-22 में
और वर्तमान मूल्य और 11-12 के स्थिर मूल्य को दिया गया है। तो जो बिहार का जीएसडीपी है वो वर्तमान मूल्य पर 675.45 हजार करोड़ है और स्थिर मूल्य पर ये 428.06 हजार करोड़ रुपए है। और बिहार का जो एनएसडीपी है निवल राज्य घरेलू उत्पाद वो वर्तमान मूल्य पर 614.43 हजार करोड़ है और स्थिर मूल्य पर जो है वो 382.27 हजार करोड़ रुपए है। और जो प्रति व्यक्ति आय है जीएसडीपी वो वर्तमान मूल्य पर 54,383 रुपया है। ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। जो प्रति व्यक्ति आय है जीएसडीपी वो वर्तमान में 54,383 रुपया है और ये स्थिर मूल्य पर 34,465 रुपया है। और प्रति व्यक्ति आय जो एनएसडीपी है वो 49,470 रुपया है और स्थिर मूल्य पर 30,779 रुपए है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वर्ष 2021-22 में बिहार का जो प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद है वो राष्ट्रीय औसत का 33.7% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग के अनुसार मार्च 2022 में बिहार के अनुमानित जनसंख्या 12.49 करोड़ हो गई है। तो इस समय जो बिहार की जनसंख्या हो गई है वो 12.49 करोड़ हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वित्तीय वर्ष 21-22 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में विभिन्न क्षेत्रों का हिस्सा एवं वृद्धि दर देखते हैं क्या है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में जो हिस्सा है वो 21.2% है और वृद्धि इसमें 9.6% रही है। जो द्वितीय क्षेत्र है उसमें 18.1% उसका हिस्सा है और उसकी वृद्धि 3.8% रही है। और जो तृतीय क्षेत्र है, तृतीय क्षेत्र का जो हिस्सा है वो 60.7% है और वृद्धि दर इसकी 13.3% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार में प्राथमिक और तृतीय क्षेत्रों की वृद्धि दरें संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंची रही। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बिहार का जो प्राथमिक सेक्टर है और जो टर्शियरी सेक्टर है इसकी जो भी वृद्धि दर रही है वो संपूर्ण भारत की अपेक्षा अधिक रही है, जबकि जो द्वितीय क्षेत्र की दरें हैं वो नीचे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वर्ष 2020-21 में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला जो है वो पटना है। तो जो पटना में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय है इनकी, यहाँ पे 1.15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ष 2020-21 में सबसे कम प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला जो है वो शिवहर है। तो जो शिवहर का जो जीएसडीपी प्रति व्यक्ति है वो सबसे कम है, वो 18,692 रुपए प्रति व्यक्ति है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पटना जिले का प्रति व्यक्ति जीएसडीपी सकल जिला घरेलू उत्पाद शिवहर के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी के तुलना में लगभग कितना गुना है, तो ये 7 गुना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सूची है और फर्स्ट स्थान और सेकेंड पोजीशन किसकी है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें जो फर्स्ट पे है वो पटना है और सेकंड पे बेगूसराय है। प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है वो शिवहर की है, उसके बाद सेकंड पे अररिया है। पेट्रोल का जो सर्वाधिक खपत हो रहा है वो पटना में किया जा रहा है, सेकंड स्थान पे मुजफ्फरपुर है। और पेट्रोल का जो सबसे कम खपत कर रहा है वो है बांका जिला और सेकंड पे है लखीसराय। और डीजल का जो सर्वाधिक खपत कर रहा है वो पटना कर रहा है और सेकंड पे शेखपुरा है। और डीजल का जो सबसे कम खपत कर रहा है वो शिवहर है फर्स्ट पे और सेकंड पे मधुबनी है। नेक्स्ट है, रसोई गैस का जो सबसे अधिक खपत कर रहा है वो पटना है और सेकंड पे बेगूसराय है। और रसोई गैस का जो सबसे कम खपत कर रहा है वो अररिया कर रहा है और सेकंड पे किशनगंज है। प्रति व्यक्ति सर्वाधिक लघु बचत, जो लघु बचत है वो सबसे कम जो सबसे अधिक जो लघु बचत है वो पटना में हो रही है, फिर सेकंड सारण में किया जा रहा है। प्रति व्यक्ति सबसे कम लघु बचत कहाँ पे हो रही है, तो अररिया में हो रही है, सेकंड पे किशनगंज में किया जा रहा है। तो अब हम अध्याय 2 देखते हैं। जो अध्याय 2 है वो है राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में। तो इसमें राज्य सरकार का कुल व्यय 2021-22 में 1.93 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें से 1.59 लाख करोड़ रुपए राजस्व व्यय तथा 0.34 लाख करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय रहा है। जो कुल सरकारी व्यय है उसमें सामाजिक सेवाओं पर जो व्यय है वो 39.4% सर्वाधिक रहा है। इसके बाद क्रमशः जो सामान्य सेवाएं हैं और आर्थिक सेवाएं हैं उन पे व्यय रहा है। इसको हम ऑलरेडी बजट वाले सेक्शन में देख चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार का जो राजकोषीय प्रदर्शन है वो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार देख लेते हैं। तो जो राजस्व का व्यय है तो व्यय जो है वो 1,59,220 करोड़ है
और जो पूंजीगत व्यय है वो 33,903 करोड़ रुपए है। और कुल व्यय अगर देख लिया जाए तो ये 1,93,123 करोड़ रुपए हो जाता है, जो जीएसडीपी का 28.6% है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में 16.6% की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने को मिली है। जो राजस्व प्राप्ति है वो 1,58,797 करोड़ रुपए हैं। और जो पूंजीगत प्राप्ति हुई है वो 40,473 करोड़ रुपए की हुई है। और जो राजस्व घाटा है वो 422 करोड़ का है, जो जीएसडीपी का 0.1% है। और जो राजकोषीय घाटा है वो 25,551 करोड़ है, जो जीएसडीपी का 3.8% है। और जो प्राथमिक घाटा है वो 11,729 करोड़ है, जो जीएसडीपी का 1.7 करोड़ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पिछले वित्तीय वर्ष 2020-21 की तुलना में बिहार सरकार राजस्व घाटा में 96.3% की कमी ला सकी, जो 20-21 के 11,325 करोड़ रुपए से घटकर 21-22 में राजस्व घाटा महज 422 करोड़ रुपए ही रह गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, इस समय जो राजस्व घाटा है वो 422 करोड़ रुपए है। और राज्य सरकार पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर अपना फोकस जारी रखा है, जो वित्त वर्ष 21-22 में 29.4% था, अब वो बढ़ करके 33,903 करोड़ रुपए हो गया है। ये पूंजीगत व्यय है। और नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 21-22 में राज्य सरकार का कुल उधार जो है वो 40,445 करोड़ रुपए और बकाया जो ऋण था वो 2.58 लाख करोड़ रुपए था। नेक्स्ट है इसका पॉइंट कि वर्ष 2021-22 में स्टाम्प एवं निबंधन शुल्क से राजस्व संग्रह में पटना का स्थान प्रथम और मुजफ्फरपुर मोतिहारी का स्थान क्रम से दूसरा और तीसरा रहा है। तो ये जो राजस्व संग्रह में सबसे फर्स्ट पे पटना है, फिर सेकंड पे मुजफ्फरनगर, थर्ड पे मोतिहारी। नेक्स्ट देखते हैं स्टाम्प एवं निबंधन शुल्कों में सबसे कम जो राजस्व संग्रहण हुआ है वो 3 जिले हैं। फर्स्ट पे है शिवहर, फिर सेकंड पे अरवल और थर्ड पे शेखपुरा है। अब इसका हम अध्याय 3 देखते हैं जो कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र है। तो वर्ष 21-22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 21.2%, जो 2020-21 में 21.3% था का हिस्सा था। तो अभी जो है वर्तमान में वो 21.2% है, जिसमें सर्वाधिक हिस्सा 11.1 हिस्सा जो है वो फसल क्षेत्र का है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि वित्त वर्ष 2021-22 में स्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का जो वार्षिक वृद्धि दर है वो 9.6% है और यह जो 20-21 का 8.4% था। तो अर्थात जो अभी वर्तमान में जो वृद्धि दर है वार्षिक कृषि का क्षेत्र में वो बढ़ा है, अभी वर्तमान में 9.6% है। आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिले में जैविक पट्टी विकसित कर रही है? तो जो राज्य सरकार है वो टोटल 13 जिलों में जो है वो जैविक पट्टी विकसित कर रही है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है जैविक जिले बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया। ये जो 13 जिले हैं इन्हीं जिलों में जो है वो जैविक पट्टी का विकास हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका आर्थिक सर्वे 21-22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है? तो टोटल 23 जिलों में ये जो समेकित विकास कार्यक्रम है ये चलाया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है? तो टोटल 15 जिलों में जो है इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरुआत किया गया है? तो बिहान, जो बिहान मोबाइल ऐप है वो कृषि विभाग द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसमें डिजिटल तरीके से जो कृषक सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं, एक चंडी में और सब्जियों के लिए है और दूसरा देसारी में फलों के लिए है। तो बिहार में जो है वो 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित हुए हैं, इंपॉर्टेंट है ये। एक तो चंडी में है, चंडी जो है वो सब्जियों के लिए है और दूसरा जो है वो देसारी में है, वो फलों के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं वर्ष 2021-22 में राज्य में खाद्यान्नों जिसमें अनाज और दलहन भी होते हैं इनका कुल कितना उत्पादन हुआ? तो 184.9 लाख टन हुआ है। ये टोटल देखा जाए तो 6.2% की इसमें वृद्धि दर्ज हुई है। और यहाँ पे एक टेबल देख लेते हैं जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार 21-22 में क्या रहा है। तो जो मांस का उत्पादन है
वो 3.92 लाख टन रहा है। मछली का जो उत्पादन है वो 7.62 लाख टन रहा है। अंडा उत्पादन 306.66 करोड़ रहा है और दूध का जो उत्पादन है वो 21.19 लाख टन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, बिहार में एनडीए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों में जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो मक्का और धान, ये जो दो फसलें हैं इनमें जो है वो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग करके इनमें जेनेटिक पहचान की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 21-22 में तिलहनों के बीच अंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020-21 में किन दो जिलों में निवल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था? तो जो भोजपुर एरिया है वहां पे 81.6% था और बक्सर में 80.5% था निवल बुआई क्षेत्र। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, बिहार का फसल सघनता कितना है? तो वो 1.44 है। और फसल सघनता सर्वाधिक कहाँ पे है? तो ये शिवहर में है और सबसे कम जो सघनता है वो पूर्णिया में है, ये भी ध्यान आपको रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार 0.39 हेक्टेयर है। तो जो बिहार में जोत का औसत आकार है वो 0.39 हेक्टेयर है। बिहार के कुल प्रयुक्त क्षेत्रफल में कुल लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% जो है हिस्सा लघु और सीमांत जोत है, जबकि जो बड़ी जोतों का है वो केवल 1% से भी कम हिस्सा उनका रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये 2021-22 में बिहार में विभिन्न मद में उत्पादन जो आंकड़े हैं वो बताया गया है। जो कुल फल है वो 40.87 लाख टन है। केला जो है वो 19.68 टन है। आम, लीची, फूल, सब्जी, तो ये आप आंकड़े हैं, इन आंकड़ों को आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका देखते हैं पॉइंट, वो है वर्ष 2021-22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे हुआ है? तो जो लीची का सर्वाधिक उत्पादन हुआ है वो मुजफ्फरपुर में हुआ है, 1.48 लाख टन में हुआ है। इसका पूरे राज्य में 48% का अकेले हिस्सा है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, बिहार के मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन कितना हुआ है? तो जो बिहार में सब मशरूम का सर्वाधिक उत्पादन वो 28,000 टन हुआ है। थर्ड पॉइंट है इसका कि ऊन का कुल उत्पादन 21-22 में कितना रहा? तो ये 1.72 लाख किलोग्राम जो है ऊन का उत्पादन रहा है। और बिहार में पशुओं की कुल कितनी संख्या थी? तो जो पशुओं की संख्या थी वो 3.65 करोड़ थी, जिसमें से 42.1% हिस्सा गोवंश था, अर्थात इसमें गाय और बैल थे शामिल। और गायों से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर जो है वो अग्रणी रहा है, एवं भैंसों के उत्पादन में मधुबनी। तो सबसे सर्वाधिक जो गाय का दूध है वो समस्तीपुर में है और भैंस का सर्वाधिक दूध जो है वो मधुबनी में है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 21-22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है? तो यूरिया की 64.6% जो है खपत रही है। नेक्स्ट पॉइंट है कि 21-22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ पे हुई? तो पूर्णिया जो जगह है, जिला है, वहां पे सर्वाधिक यूरिया की खपत रही है। अब अध्याय 4 देखते हैं। अध्याय 4 जो है वो उद्यम क्षेत्र है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार दो सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग कौन है? तो एक तो चीनी उद्योग है और एक डेयरी उद्योग है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है वो एक चीनी है और सेकंड डेयरी है। नेक्स्ट को देखते हैं इसमें पॉइंट, बिहार में 11 चीनी मिलें हैं। वर्ष 21-22 में इनमें 9 चीनी मिलें चालू थी। और नेक्स्ट पॉइंट है, जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ? तो जो चीनी का उत्पादन हुआ है 45.6 लाख टन जो है वो चीनी का उत्पादन हुआ है 21-22 में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार में चीनी की प्राप्ति दर कितनी है? तो 9.6% है। बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता है वो 21-22 में 470,000 लीटर प्रतिदिन थी और सबसे ज्यादा जो इथेनॉल उत्पादन है वो हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, 21-22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। सबसे ज्यादा जो बिजली उत्पादन भी है वो हरिनगर चीनी मिल से ही बिजली उत्पादन भी हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 18-19 में 19-20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी, लेकिन कार्यशील पूंजी जो थी वो 51% तक बढ़ गई है। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं, वर्ष 21-22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई। बृहद इकाइयों की संख्या जो है वो 21-22 में 3 से बढ़कर 11 हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं, 20-21 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान जो है वो 19.4% का रहा है। और राज्य में कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
ये ध्यान रखिएगा, अभी हमने इसको ऊपर भी डिस्कस किया है। बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो वस्त्र एवं चर्म नीति है 2022 भी इसको सूत्रबद्ध की है। और नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, नई पीढ़ी के उद्यमियों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 को सूत्रबद्ध किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति जो 2022 है उसके अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 हजार करोड़ रुपए निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं। अभी बिहार में 398 इकाइयां जो हैं वो काम कर रही हैं औद्योगिक क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में मलबरी, तसर और अंडी, ये जो तीनों ही प्रकार हैं वो रेशम के प्रकार हैं। मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का उत्पादन बिहार में होता है। मलबरी रेशम का जो उत्पादन होता है वो सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार में होता है। और जो तसर रेशम का उत्पादन है वो बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई में किया जाता है। और जो अंडी रेशम है उसका उत्पादन मुजफ्फरपुर और बेगूसराय में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 21-22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन, तसर कच्चे रेशम का उत्पादन जो है वो 41.4 टन तथा अंडी कच्चे रेशम का उत्पादन 13.2 टन हुआ है। जो सबसे ज्यादा उत्पादित हुआ है वो कौन सा रेशम हुआ है, तो वो टसर रेशम हुआ है। सेकेंड पे जो है वो आपका अंडी रेशम है और थर्ड पे जो है वो मलबरी जो सिल्क है उसका उत्पादन किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी और विदेशी मिला करके 59.5 लाख जो है वो पर्यटक बिहार में आए हैं। 2021 में इनकी जो संख्या है वो घटकर मात्र 25.01% रह गई थी। तो अभी क्या है कि 20 में ज्यादा थे परंतु अभी 21 में जो है वो संख्या घट गई है। नेक्स्ट है इसका अध्याय 5। अध्याय 5 है श्रम, रोजगार तथा कौशल। तो भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है, तो सबसे कम है। और ग्रामीण बिहार में पुरुष जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 68.8% है, ये ध्यान रखिएगा। जो ग्रामीण का है वो 68.8% है एवं जो शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या है वो 64.6% है। अर्थात अभी भी जो सबसे ज्यादा श्रमिक हैं वो गांव में ही हैं, ग्रामीण ही हैं। नेक्स्ट है, वहीं संपूर्ण बिहार का जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात है वो 40.1% है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक रही जो 58.3%, राष्ट्रीय औसत जो है वो 44.3% का है। तो ये जो है निर्भरता अनुपात है जो राष्ट्रीय औसत अनुपात से अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सबसे कम जो निर्भरता अनुपात है वो तेलंगाना का है, 34.8% है और जो सर्वाधिक है वो बिहार का है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिहार में जो ग्रामीण बिहार की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात जो है वो अधिक है। ग्रामीण के अकॉर्डिंग शहरों में ज्यादा बेरोजगारी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, 2021 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर जो है वो 42.2% है, जिसमें पुरुष का जो श्रम शक्ति सहभागिता है वो 72.2% है और महिला जो श्रम शक्ति उसकी सहभागिता है वो 10.9% है। भारत के सभी राज्यों में बिहार का जो श्रम शक्ति सहभागिता दर है महिला पुरुष दोनों में वो सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार के किन जिलों में पासपोर्ट की मांग काफी अधिक है। तो जो पासपोर्ट की मांग सबसे अधिक है वो है सिवान जिले में और जो सबसे कम है वो है शेखपुरा। तो ध्यान रखिएगा, सिवान में सर्वाधिक है और शेखपुरा में सबसे कम है। नेक्स्ट पॉइंट है, 21-22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट जो जारी किए जा चुके हैं। तो 309,000 पासपोर्ट जो अब तक जारी किए जा चुके हैं सिर्फ 21-22 में। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट अध्याय है इसका भौतिक अधिसंरचना, ये अध्याय 6 है। ये देखते हैं, इसमें 21-22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई है। तो ये वृद्धि जो है वो बिहार राज्य में दर्ज हुई है, वो वृद्धि थी 20.4%। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि 21-22 में स्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है। तो 10.6% की दर से ये बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, वर्ष 21-22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये पथ परिवहन में 31.8% GSVA बढ़ा है वहां पे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5
दुर्घटनाएं हुई हैं। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो 26.3 दुर्घटनाएं हुई हैं। तो यहाँ पे तो काफी कम दुर्घटनाएं हुई हैं, ध्यान देने वाली पॉइंट है। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का जो स्थान है देश में वो 15वां है। प्रथम स्थान जो सर्वाधिक दुर्घटना होती है वो तमिलनाडु में होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार 1000 वर्ग प्रति किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का जो स्थान है वो भारत में तीसरा है। पहला स्थान जो है वो केरल का है, दूसरा जो है पश्चिम बंगाल का है, थर्ड पे जो है वो केरल है, थर्ड पे जो है वो बिहार है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों जो नेशनल हाईवे हैं उनका घनत्व 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है, जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में सर्वाधिक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो भी नेशनल हाईवे का घनत्व है 63.1 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें राष्ट्रीय जो उच्च पथ है नेशनल हाईवे है उसमें सबसे कम जो घनत्व है छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में नेशनल हाईवे की कुल जो लंबाई है वो 2022 का कितना है, तो वो 5977 किलोमीटर है 2022 का। वर्ष 21-22 में बिहार में 519 किलोमीटर नेशनल हाईवे बने। वही इसी समय काल में सर्वाधिक जो नेशनल हाईवे का निर्माण है वो महाराष्ट्र में हुआ है। नेशनल हाईवे की जो सर्वाधिक लंबाई वो बिहार के किस जिले में है, तो जो नेशनल हाईवे की सर्वाधिक लंबाई है वो पटना जिले में 506 किलोमीटर है, और जो सबसे कम है लंबाई वो है शिवहर में 22 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है 2022 तक बिहार के उच्च पथों की कुल लंबाई, मतलब जो स्टेट्स हाईवे हैं उनकी जो कुल लंबाई है 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 2.1% इसका हिस्सा था। राज्य उच्च पथों को सर्वाधिक क्षेत्र पथ घनत्व केरल का है, जो स्टेट में सर्वाधिक घनत्व है वो केरल का है, और बिहार जो है वो 8वें स्थान पर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की स्थापना जो हुई है वो 1959 में हुई है। तो बिहार राज्य पथ परिवहन की जो स्थापना है BSRTC का वो 1959 में किया गया है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की जो लंबाई है वो 3803 किलोमीटर थी, और पूरे देश में रेल नेटवर्क में बिहार का जो हिस्सा है वो लगभग 5.6% है। सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, सारण जिले के जो है छपरा शहर में सबसे लंबा डबल डेक फ्लाईओवर है ये। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ। ये जो जयप्रकाश गंगा पथ है दीघा से ये दीदारगंज तक का बन रहा है, इसकी जो कुल लंबाई है वो 20.5 किलोमीटर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें 6 लेन गंगा पुल जो सबलपुर से बिदुपुर तक है, इस परियोजना में 19.76 किलोमीटर लंबी निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है, तो जो निर्माण कराया जा रहा है वो एशियाई विकास बैंक के सहयोग से कराया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9,302 डाकघर थे, जिसमें से 95.14% जो डाकघर थे वो ग्रामीण डाकघर थे। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 2020-21 में वाहनों के निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार जो है वो 3rd स्थान पर है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसका अध्याय 7 है। अध्याय 7 जो है वो ई शासन से संबंधित है। तो ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को CSI निहिलेट अवार्ड, CSE ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतरण में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार जो है वो ई शासन को बढ़ावा देने के लिए मिल चुके हैं। भारत के जो राष्ट्रपति ने बिहार राज्य को महामारी के दौरान उचित नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का जो स्थान है वो 105वां था, और बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित है। नेक्स्ट पॉइंट है जो बिहार में दूरभाषा घनत्व है वो 50.6%, इंटरनेट जो घनत्व है वो 31% है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर है 112 ये उपलब्ध कराया गया है।
मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का जो क्रियान्वयन है वो पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया है। तो ये जो मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना है ये भी पायलट योजना के आधार पर इसका क्रियान्वयन किया गया है। और कौन से जिले में? तो मुजफ्फरपुर में किया गया है। और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आधार का नामांकन बिहार में 86% पहुंच गया है, जहां संपूर्ण भारत में औसत नामांकन 93% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग करके भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए किया जा रहा है। तो यह है भूमि समाधान ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पॉइंट्स है, वो बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। बिहार गृह विभाग द्वारा गृह दर्शन नामक पोर्टल 2022 में तैयार किया गया था। और अश्विनी मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो अश्विन मोबाइल ऐप है वो आशा कार्यकर्ताओं के लिए बनाया गया है। बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा 2022 में दृष्टि नामक ऐप है वो बिहार जल संसाधन के द्वारा इसको बनाया गया है और इसका जो है प्रारंभ किया गया है। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट, बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.75 करोड़ पौधों का रोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग में बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, पटना में आईटी टावर, बिहटा में आईटी पार्क, राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट आईटी सिटी 1 एंड 2 का निर्माण जो है वो किया जा रहा है। अब इसका 8वां अध्याय है वो ऊर्जा क्षेत्र में है। तो ऊर्जा क्षेत्र में देख लेते हैं, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार में बिजली की प्रति जो व्यक्ति खपत है वो 21-22 में कितनी हो गई है? तो वो अभी 329 किलोवाट जो है वो हो गई है। और वित्त वर्ष 2021-22 में राज्य में जो बिजली की कुल खपत थी वो बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 21-22 में बिजली की सबसे ज्यादा खपत करने वाले जो 3 जिले हैं वो सबसे ज्यादा पटना में, फिर सेकंड पे गया है और थर्ड पर मुजफ्फरपुर है। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 21-22 में बिजली की सबसे जो कम खपत करने वाले 3 जिले कौन है? तो शिवहर वो सबसे कम है, फिर अरवल है, फिर शेखपुरा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वर्ष 22-21 और 21-22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि किस जिले में देखी गई है? तो जो लखीसराय का जिला है वहाँ पे सर्वोच्च जो है वो वृद्धि देखी गई है। और 21-22 में बिहार में बिजली की जो चरम मांग एवं पूर्ति थी देख लेते हैं। अनुमानित जो चरम मांग था वो 6475 मेगावाट का था और जो मांग की पूर्ति हुई है वो 6627 मेगावाट की हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, बिहार राज्य में बिजली की जो उत्पादन क्षमता है वो वर्ष 21-22 में कितनी मेगावाट हो गई? तो 21-22 में वो 7785 मेगावाट अर्थात 21.2% की वृद्धि इसमें हुई है। नेक्स्ट है 20-21 में 6422 मेगावाट थी। ये जो बिजली है वो 2020-21 में 6422 मेगावाट थी। बिहार में अपने 2022-23 में बिहार में बिजली का जो सबसे बड़ा उपभोक्ता है वो घरेलू उपभोक्ता ही है। नीचे चार्ट दिया गया है, इसको देख लेते हैं। मार्च 2022 तक का बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता है। तो जो ताप विद्युत है कोयला आधारित, ये अभी भी सबसे ज़्यादा है, इसमें जो 5363 मेगावाट होता है। और जल विद्युत है, जल विद्युत से 808 मेगावाट होता है। जो थर्ड पे है नवीकरणीय ऊर्जा, उससे 1614 मेगावाट होता है। यानी जो कुल ऊर्जा है वो 7785 मेगावाट का है। नेक्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मार्च 2021 से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित जो ताप विद्युत की वृद्धि हुई है वो 9.1% है और नवीकरणीय स्रोतों की जो वृद्धि है वो 130.6% रही है। तो इंपॉर्टेंट है ये कि जो नवीकरणीय स्रोतों से वृद्धि हुई है ऊर्जा के क्षेत्र में वो 130.6% रही है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? तो अभी 13 जो है वो लघु विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। इन जो 13 लघु विद्युत परियोजनाएं हैं इनकी कुल स्थापित जो क्षमता है वो 54.3 मेगावाट है। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है? तो ये जो नोडल अभिकरण है वो बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विभाग अभिकरण ब्रेडा जिसको कहा जाता है, ये इस समय नोडल एजेंसी है। नेक्स्ट है इसका पॉइंट, वर्ष 2024-25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्धता क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमान है? तो 13,626 मेगावाट जो है होने का अनुमान है।
नेक्स्ट इसका अध्याय 9 वो है ग्रामीण विकास से संबंधित, और इसमें देखते हैं 22-23 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन। जो जिला परिषद हैं उसमें 38 और पंचायत समिति में 533 और ग्राम पंचायत में 8058 ये पंचायती राज संस्थाएं थी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका जीविका के नाम से मशहूर, किसके जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति ग्रामीण विकास विभाग के तत्वाधान में निबंधित संस्था है। यह संस्था जो है बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभा रही है। इसका नाम है जीविका। वर्ष 2007 में बने इस परियोजना के 15 वर्ष जो है वो पूरे हो चुके हैं और सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख करोड़ स्वयं सहायता समूह जो है वो गठित हुए थे। नेक्स्ट जो है वो जीविका ने जीविका वीमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक और सौर कंपनी का प्रवर्तन जो है किया है, जिसे आमतौर पर जे वायर्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका हरित जीविका हरित बिहार अभियान। हरित जीविका हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को जागृत करती है ये। नेक्स्ट इसका पॉइंट देखते हैं। जो पॉइंट है नेक्स्ट, वर्ष 2021-22 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की जो संख्या है वो 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6% जो है वो अनुसूचित जाति के लोग हैं। मनरेगा में जो जॉब करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट है इसका पॉइंट 21-22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की जो संख्या है वो 48 लाख हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका मनरेगा के तहत जो कुल सृजन रोजगार महिलाओं का है वो 53.4% उनका हिस्सा रहा है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन की औपचारिक शुरुआत कब की थी, तो 26 अक्टूबर 2019 को पश्चिमी चंपारण के चंपापुर गांव से इसको प्रारंभ किया गया था, जल जीवन हरियाली मिशन। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका। जो नेक्स्ट पॉइंट है, इसकी घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। तो याद रखिएगा, ये जो जल जीवन हरियाली मिशन है इसकी घोषणा है वो 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। और 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइन योजना का आरंभ 2020 से 23 से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है। इस योजना के तहत हर वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट जो है वो लगाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इसका अध्याय नंबर 10, यह है नगर निगम से संबंधित। इसमें है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार बिहार सरकारी शहरी केंद्र को पुनर्परिभाषित किया गया है। इसके तहत बिहार में अब जो शहरीकरण का दर है वो 16.2% हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, जो शहरीकरण का दर है वो 16.2% है, जबकि जो जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जो शहरीकरण का स्तर था वो 11.3 था, अर्थात अभी ये जो है वो बढ़ गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की जो कुल शहरी आबादी थी वो 1.18 करोड़ थी। वहीं 2022 में बिहार की जो अनुमानित शहरी आबादी है वो 2.02% करोड़, अर्थात ये 16.2% है। तो ये भी बढ़ गया है, क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया है, जिसके तहत जो 9 नए नगर परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत स्थापित किए गए हैं। तो इम्पोर्टेंट है, ये जो नए है वो 9 जो है वो नए नगर परिषद और 111 जो है वो नए नगर पंचायत को स्थापित किया गया है। नेक्स्ट इसका पॉइंट है, पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक 44.3% है। उसके बाद मुंगेर 28.3% और नालंदा जो है वो 26.2% इसका स्थान रहा है आबादी में। और मुख्यमंत्री जो शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रति व्यक्ति जो है वो 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि राज्य सरकार बिहार की कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। तो ये बिहार के सभी 142 शहरों में इसको जो है निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं टॉप में जो इसका अध्याय 11 है। अध्याय 11 में है कि बैंकिंग और सहवर्ती जो क्षेत्र हैं। तो बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना प्रतिशत हो गया है, तो जो बिहार का ऋण जमा अनुपात है वो 44.2% हो गया है। सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का जो ऋण जमा अनुपात है वो 87.2% था, जो सार्वजनिक ऋण क्षेत्र बैंकों से काफी
अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि बिहार के 3 जिले ऐसे कौन हैं जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत जो 72.1% है उससे अधिक रहा है। तो ऐसे जो 3 जिले हैं वो पहला है पूर्णिया, सेकंड है अररिया और थर्ड है किशनगंज, जिनका क्या है ऋण जमा अनुपात जो है वो राष्ट्रीय अनुपात से भी अधिक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बिहार के किस जिले का ऋण जमा अनुपात जो है वो सबसे कम रहा है। तो जो मुंगेर जिला है इसका जो ऋण जमा अनुपात है वो सबसे कम रहा है। और 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले जो राज्य हैं वो आंध्र प्रदेश है और फिर तमिलनाडु है। यहाँ पे क्या है जो ऋण जमा अनुपात है वो 100% है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 2022 में बिहार के सभी बैंकों को समग्र एनपीए घटकर कितना प्रतिशत हो गया है। तो सभी बैंकों का जो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है ये घट करके 11.3% हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका कि मार्च 2022 तक बिहार के 7713 बैंक शाखाएं जो थी वो मौजूद थी और अनुसूचित व्यवसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों का जो हिस्सा है वो पूरे देश का लगभग 60% है, लेकिन यह बिहार में जो है वो 75% तक है। और अभी देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट जो है वो अध्याय 12 आ रहा है, ये है मानव विकास के बारे में। तो बिहार में जो जन्मकालीन जीवन संभाव्यता है वो 16 से 20 में कितनी वर्ष हो गई। तो ये 69.5 वर्ष जो है वो हो गई है और पुरुषों की जो 69.7 वर्ष है जबकि जो महिलाओं का है वो 69.2 वर्ष है। वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जो जीवन संभाव्यता है वो भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5 वर्ष जो है वो कम है। तो वर्तमान में जो भारत की जो जीवन संभाव्यता है वो 70 वर्ष है। और नेक्स्ट देखते हैं प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली एसआरएस के नए आंकड़े के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2018-20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव रह गया है। भारत में यह 97 है। तो अभी जो ये भारत में 97 है ये इंपॉर्टेंट है और अभी बिहार में कितना है तो ये 118 है, अभी भी ज़्यादा है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में महत्वपूर्ण आंकड़े देखते हैं। जो शिशु मृत्यु दर है तो शिशु मृत्यु दर जो है वो 27 है। 1000 जीविक जो प्रसव में 27 मृत्यु हो जा रही है और बाल मृत्यु दर जो है वो 6.9 है और नवजात जो मृत्यु दर है वो 21 है और 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर जो है वो 30 है और अशोधित जन्म दर जो है वो 25.5 है। और नोट देख लेते हैं जो बिहार का उपरोक्त आंकड़ा है वो 2020 के लिए है ये सभी जो है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम 2021-22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर जो नामांकन है वो 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर 214 लाख हो गया है। तो यहाँ पे जो नामांकन है वो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर ही बढ़ गया है। प्राथमिक स्तर पर जो नामांकन है वो 142 लाख है और उच्च प्राथमिक स्तर पर जो नामांकन है वो 72 लाख हो गया है। बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था। तो जो अभियान गीत था उस समय कर दिखाएगा बिहार कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, कर दिखाएगा बिहार और कोरोना का टीका लगाएगा बिहार, ये उस समय का अभियान गीत था। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 13। अध्याय 13 जो है वो बाल विकास से संबंधित है। तो बिहार में जो बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया है वो कब शुरू हुई थी। तो वो 2013-14 में प्रारंभ हुई थी। तो 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे जो हैं वो बिहार में है, जिसमें से 2.35 करोड़ जो हैं वो लड़कियां हैं। और समेकित बाल विकास सेवा आईसीडीएस बिहार के कितने जिलों में चल रही है। तो जो आईसीडीएस है वो बिहार के 38 जिलों में चलाई जा रही है। इसके तहत दी जाने वाली जो सेवा में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुश्रवण के लिए सभी 38 जिलों में पोषण ट्रैकर का जो है उपयोग किया जा रहा है। पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित ऐप है। 5 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक हैं। इनके सूचक क्या हैं उसको देख लेते हैं। पहला है ठिगनापन, इसको स्टंटिंग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि उम्र के अनुसार जो है उनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, लंबाई उनकी कम रहती है। और सेकेंड है दुबलापन, जिसको वेस्टिंग कहते हैं। इसमें ऊंचाई के अनुसार जो है वो वजन कम होता है। और थर्ड है हल्कापन, जिसको अंडरवेट कहते हैं। इसमें भी उम्र के अनुसार जो है वो वजन कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जो सर्वाधिक ठिगनापन वाले बच्चे हैं वो सीतामढ़ी में हैं और सबसे कम जो है वो गोपालगंज में है। और जो सर्वाधिक दुबलेपन वाले बच्चे हैं वो अरवल में है और सबसे कम पश्चिमी चंपारण में है।
और जो सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे हैं वो अरवल में हैं और सबसे कम जो है वो गोपालगंज में है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाती है? तो टोटल जो 5,000 की राशि है वो 3 किस्तों में इनको दी जाती है। नेक्स्ट है, इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होता है, अर्थात कुल 6,000 रुपये। अगर उनका जो भी डिलीवरी है अगर वो किसी सरकारी या संबंधित कोई निजी संस्थान में हो रहा है तो उनको 1,000 रुपया प्रोत्साहन राशि के रूप में एक्स्ट्रा दिया जाता है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अध्याय 14 है जो पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित है। इसमें बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के अनुसार वर्ष 21-22 में बिहार में औसतन जो वर्षा है वो 1414 मिलीमीटर की है। वर्षा की दीर्घकालीन औसत जो है वो 1012 मिलीमीटर से लगभग 31% अधिक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 21 में बिहार का औसत न्यूनतम जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस है और औसत उच्चतम जो तापमान है वो 42.5 डिग्री सेल्सियस है रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्ष 21-22 में जल जीवन हरियाली अभियान के मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 लाख पौधे जो हैं वो लगाए जाएंगे। ये जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत लगाए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वर्ष 21-22 में बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण जो है वो प्रभावित हुए हैं और जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो पटना चिड़ियाघर में की गई है जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। वो 3 कृषि जलवायु क्षेत्र कौन से हैं? 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, 8 जिलों वाला जो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र और 17 जिलों वाला जो है वो दक्षिणी क्षेत्र है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है? तो वो पश्चिमी चंपारण में जो है सर्वाधिक वर्षा हुई है और यहाँ पे जो वर्षा हुई है वो 2248 मिलीमीटर हुई है। उसके बाद जो वर्षा हुई है किशनगंज में हुई है, यहाँ पे 2224 मिलीमीटर वर्षा हुई है। जो वित्त वर्ष 22-23 है वो में सितंबर 22 तक सबसे अधिक वर्षा जो है किशनगंज में ही हुई है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ पे हुई? तो अरवल में 850 मिलीमीटर वर्षा हुई है। और बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की जो स्थापना कब की गई है? तो 2020 में इसकी स्थापना की गई है। और बेगूसराय जिले में कांवरताल नम भूमि को 38वें रामसर साइट घोषित जो है वो किया गया है। बेगूसराय जिले का जो कांवरताल है इसको 38वां जो है वो रामसर साइट घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, ये कौन से जिले में है? तो ये बेगूसराय जिले में है। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार के जो राजगीर जू सफारी 191.12 हेक्टेयर जमीन में फैला है जहां 5 जंगली पशु प्रजातियों शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को रखा गया है। और महावीर जैव विविधता जो पार्क का उद्घाटन है वो जमुई में किया गया है, महावीर जैव विविधता पार्क। और वर्ष 2021-22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। इनमें जो सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है जिनका क्षेत्रफल है वो 1505 वर्ग किलोमीटर है। तो भी 21-22 तक जो है वो 13 वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार के एकमात्र जो बाघ अभ्यारण्य है वो वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 900 वर्ग किलोमीटर है। तो बिहार में एकमात्र बाघ अभ्यारण्य है वो है वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य। नेक्स्ट है इसमें राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तो जो प्रथम है बिहार किसमें वो देख लेते हैं। तो जो बिहार प्रथम है वो मखाना, लीची, मशरूम, कद्दू, लौकी, भिंडी में प्रथम है। सेकंड किसमें है? तो जूट और मेस्ता में है। और तीसरा स्थान इसका मक्का में है और सब्जी में फूल गोभी में और आलू में और उसके साथ सूर्यमुखी में तीसरा स्थान है। फोर्थ जो है वो आम में है, शहद में है, मत्स्य में है और छठा जो स्थान है वो धान गेहूं में है और फल में है और सातवां स्थान जो है वो केले में है। तो 31 नंबर टॉपिक है, इसमें है विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के आंकड़े। तो इसमें आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों को देख लेते हैं। तो जो कुल अनाज है उसमें जो सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है आप ये देख लीजिए, धान का हो रहा है, उसके बाद फिर गेहूं है, फिर मक्का है, फिर कुल मोटे अनाज हैं, फिर दलहन है, फिर कुल तिलहन है। तो ये आंकड़े हैं, आंकड़े इतने आप देख लीजिएगा। फिर 32 नंबर टॉपिक देखते हैं। ये विभिन्न फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के जिलेवार आंकड़े हैं। तो इन जिलेवार आंकड़ों को देख लेते हैं।
ये 2000 आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2021-22 में क्या था, तो जो चावल का उत्पादन है वो सर्वाधिक उत्पादन रोहतास में हुआ था और सर्वाधिक जो उत्पादकता थी वो पश्चिमी चंपारण में थी। और गेहूं में भी जो उत्पादन सर्वाधिक रोहतास में हुआ था और उत्पादकता जो थी वो बेगूसराय में थी ना। उसके बाद से मक्का, मक्का जो है वो सर्वाधिक जो उत्पादन हुआ था वो कटिहार में, लेकिन उत्पादकता अररिया में रही। और दलहन, दलहन में जो है वो उत्पादन पटना में था, लेकिन सर्वाधिक उत्पादकता जो है वो जहानाबाद में थी। नेक्स्ट है 33 नंबर टॉपिक, वो है बिहार में सड़क नेटवर्क। तो थोड़ा सड़क नेटवर्क को देख लेते हैं, ये भी आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 के हिसाब से है। यहाँ पे जो नेशनल हाईवे है ये कुल जो है वो 5,977 किलोमीटर है, जिसमें जो सर्वाधिक लंबाई वाला जिला है वो पटना में है 506 किलोमीटर और सबसे कम है वो शिवहर में है 22 किलोमीटर। और जो स्टेट हाईवे हैं उनकी जो लंबाई है वो 3,638 किलोमीटर है, ये भी सर्वाधिक जो है वो पटना में ही है और जो सबसे न्यूनतम है वो शिवहर में ही है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं टॉपिक नंबर 34 है। 34 नंबर टॉपिक में 2011 की जनगणना है और ये बिहार एवं भारत से उनकी तुलना की गई है। तो जो कुल जनसंख्या है बिहार की 2011 में वो थी 10.41 करोड़ और उस समय जो भारत की जनसंख्या थी 2011 की वो थी 121 करोड़ लगभग। तो कुल जनसंख्या में जो पुरुषों का प्रतिशत था वो 52.14% था और जो भारत में था वो 51.54% था। और जो बिहार में कुल महिलाओं का प्रतिशत था वो 47.86 था और भारत में 48.46 था। और जो ग्रामीण जनसंख्या थी वो बिहार में 9.23 करोड़ थी और भारत में 83.37 करोड़ थी ग्रामीण जनसंख्या। और कुल जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था वो बिहार में 88.7% था और जबकि जो भारत में था वो 68.8% था। शहरी जनसंख्या देख लेते हैं। जो शहरी जनसंख्या है वो बिहार में 1.18 करोड़ है और भारत में जो है वो 37.71 करोड़ जो है वो शहरी जनसंख्या है। और जो शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है वो बिहार में 11.3% था और भारत में 31.2% है। और 2001 से 11 के दौरान जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वो बिहार की दशकीय वृद्धि दर वो 25.42% रही है, जबकि भारत की जो दशकीय वृद्धि दर थी वो 17.7% रही है। और लिंगानुपात जो था वो 918 था बिहार में, जबकि भारत का 943 है। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखिएगा, जो लिंगानुपात है वो 918 है बिहार का, लेकिन भारत का 943 है। और जो बाल लिंगानुपात है वो 935 है बिहार का और जबकि भारत का ये 919 है। घनत्व देख लेते हैं। तो घनत्व जो है बिहार का वो 1106 किलोमीटर प्रति किलोमीटर स्क्वायर है और भारत का जो है 382 पर किलोमीटर स्क्वायर है। शहरीकरण के मामले में बिहार जो है वो 11.3% है, जबकि भारत जो है वो 31.2% है शहरीकरण के लिए। और जो शहरीकरण का जो दशकीय वृद्धि दर है वो 0.1% है बिहार का, जबकि भारत का ये 3.4% है। और नेक्स्ट देखते हैं वो है 0 से 14 आयु समूह की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत, तो वो बिहार में 40.2% है, जबकि भारत में वो और जो भारत में है वो 30.9% है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं 15 से 59 आयु समूह की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो बिहार में 53.5% है, जबकि भारत में 60.7% है। नेक्स्ट इसका है 60 वर्ष और अधिक आयु समूह की जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो 6.3% है बिहार में और भारत में ये 8.4% है। साक्षरता दर देख लेते हैं। तो जो साक्षरता दर है ये बिहार में 61.8% है और भारत की 74.04% है। और जो पुरुष साक्षरता है वो बिहार में 71.2% है और बिहार का जो है 71.2% है और भारत का जो है वो 82.14% है। जो महिला साक्षरता है बिहार की वो 51.5% है और ये जो भारत की है वो 60.42% है। और साक्षरता दर में जो वृद्धि है 2001 से लेकर 11 के बीच में देखा गया है वो बिहार की 17.9% वृद्धि दर्ज हुई है, वहीं भारत में इसका 10.9% जो है वृद्धि रही है। और ग्रामीण साक्षरता की बात करें तो जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो बिहार की 59.8% है, जबकि भारत की 67.8% है।
और शहरी साक्षरता दर जो है बिहार की वो 76.9% है और भारत की 84.1% जो है वो शहरी साक्षरता दर है। और अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है कुल जनसंख्या का, वो बिहार में 15.72% है और वहीं भारत में ये जो है वो 16.6% है। और कुल अनुसूचित जो जनजाति हैं उनका जो प्रतिशत है वो बिहार में 1.3% है, जबकि भारत में ये 8.6% है। तो ये थे आपके 34 टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा जनगणना और क्या कहते हैं बिहार की और भारत की जनगणना से तुलना। अब ये हमारा 35 नंबर टॉपिक है। यहाँ पे हम देखेंगे जनगणना 2011 बिहार के जो जिलेवार आंकड़े हैं उनको देखते हैं। तो जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जो 3 जिले हैं, कहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या है, तो पटना में सर्वाधिक है, उसके बाद पूर्वी चंपारण है, फिर थर्ड पे मुजफ्फरपुर है। और जो सबसे कम जनसंख्या वाले 3 जिले हैं वो शेखपुरा है, फिर शिवहर है, फिर अरवल है। और सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाले जो 3 जिले हैं, तो सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि है वो मधेपुरा में है, फिर किशनगंज में है, फिर अररिया एवं खगड़िया में है, दोनों में ही सेम है। और नेक्स्ट है सबसे कम जो जनसंख्या वृद्धि वाले 3 जिले हैं वो अरवल है, फिर गोपालगंज है, फिर दरभंगा जिला है। नेक्स्ट है जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं, तो वो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज का है, फिर सिवान का है, फिर सारण का है। और सबसे कम जो लिंगानुपात है वहाँ वो 3 जिले हैं, वो है मुंगेर, फिर भागलपुर, फिर खगड़िया। और नेक्स्ट है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जो 3 जिले हैं, तो जो बाल लिंगानुपात वाले 3 जिले हैं वो किशनगंज, फिर कटिहार है, फिर गया है। और जो सबसे कम बाल लिंगानुपात है वो 3 जिले कौन है, तो वैशाली है, फिर पटना है, फिर मुजफ्फरपुर है। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, ये इंपॉर्टेंट है, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो 3 जिले हैं वो शिवहर, फिर पटना, फिर दरभंगा। नेक्स्ट है जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 3 जिले कौन है, तो वो कैमूर है, फिर जमुई है, फिर बांका है। और सर्वाधिक जो शहरीकरण वाले 3 जिले हैं वो पटना सर्वाधिक है, फिर मुंगेर में, फिर भागलपुर थर्ड पे है। और सबसे कम जो शहरीकरण वाले 3 जिले हैं वो है समस्तीपुर और बांका, दोनों में ही सेम है शहरीकरण। उसके बाद से मधुबनी है, फिर कैमूर है। नेक्स्ट है इसमें कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाले जो 3 जिले हैं वो रोहतास है, फिर पटना है, फिर भोजपुर है। और सबसे कम जो साक्षरता दर है वो पूर्णिया है, फिर सीतामढ़ी है, फिर कटिहार है। नेक्स्ट है जो सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाले जो 3 जिले हैं, कहाँ पे पुरुष साक्षरता जो है वो सर्वाधिक है, तो रोहतास है, फिर भोजपुर है, फिर बक्सर है। और जो सबसे कम पुरुष साक्षरता है वो पूर्णिया में है, फिर कटिहार में है, फिर सीतामढ़ी में है। और जो सर्वाधिक महिला साक्षरता है वो रोहतास की है, फिर मुंगेर की है, फिर थर्ड में पटना की है। अर्थात जो सर्वाधिक साक्षरता है वो रोहतास में है। दर पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक साक्षरता दर। और सबसे कम महिला साक्षरता दर कहाँ पे है, तो सहरसा, फिर मधेपुरा, फिर पूर्णिया। और सर्वाधिक जो ग्रामीण साक्षरता दर है वो रोहतास है, फिर औरंगाबाद है, फिर भोजपुर है। और सबसे कम ग्रामीण साक्षरता वाले 3 जिले कौन हैं, तो वो पूर्णिया है जहाँ पे सबसे कम है, फिर कटिहार है, फिर सीतामढ़ी है। और सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर जो है वो 3 जिले हैं, कैमूर, कैमूर में जो है सर्वाधिक शहरी साक्षरता है, फिर पटना है, फिर मुंगेर है। और सबसे कम जो शहरी साक्षरता है वो है आपका सबसे कम जो शहरी साक्षरता वाले 3 जिले हैं वो है शिवहर, फिर शेखपुरा, फिर मधुबनी। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति एससी जो है एससी प्रतिशत वाले जो 3 जिले हैं सबसे अधिक वो गया में है, फिर नवादा में है, फिर औरंगाबाद में है। और न्यूनतम जो एससी परसेंटेज है वो किशनगंज का है, फिर कटिहार का है, फिर भागलपुर का है। और जो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति एसटी जो प्रतिशत वाले 3 जिले हैं वो पश्चिमी चंपारण है, फिर कटिहार है, फिर जमुई है। और जो न्यूनतम अनुसूचित जनजाति है वो खगड़िया की है, फिर समस्तीपुर की है, फिर औरंगाबाद की है। तो ये जनगणना थी 2011 के आधार पर थी।